हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित क्षीरसागर है और आज हम नर्मदा रिवर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आपने बहुत सारे मेरे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे नर्मदा परिक्रमा के बारे में। तो इनका नाम है सोनल तिवारी जी और ये बेसिकली जबलपुर से हैं और ये अभी भोपाल में रह रहे 11 साल हुए हैं और ये प्रोफेसर है इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में। सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और ये एक सब्जेक्ट पे पीएचडी कर रही है। तो मेरी उनसे बात हुई थी कुछ दिन पहले। तो ऐसे हमारा डिस्कशन चल रहा था तो मैंने उनसे कहा कि आप जो आपका टॉपिक है उसके बारे में शेयर करना पसंद करेगी क्या, मतलब। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जो टॉपिक उन्होंने रिसर्च किया है उनका चल रहा है उसका स्टडी, तो ये हमारे साथ आज डिस्कस करने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ये उनके टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रही है हमारे साथ। तो नमस्कार सोनल जी। तो ये नमस्कार। धन्यवाद आपको। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और ये मेरे बहुत दिल के करीब विषय है। माँ नर्मदा और खुद भी और उनके किसी भी एरिया पे शोध करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं अपनी जानकारी जरूर साझा करना चाहूंगी। हाँ, जो आपका जो टॉपिक ये कौन सा है, आपने जो रिसर्च कर रही है आप, ये टॉपिक वो कौन सा है? नमस्कार। मैं हाँ जी। मैं नर्मदा नदी के पारंपरिक व्यवसाय और उनका जो प्राकृतिक वातावरण है, या उनका क्या आपसी मेल है, ये मेरे शोध का विषय है। तो इस दौरान में मैंने कई सालों में क्या प्राकृतिक वातावरण में बदलाव हुए हैं उनको हम्म जाना, पुराने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, हम्म एम एन बुच साहब की किताबों से, कुछ लोगों के मुंह से, कुछ ओके गजीटियर्स और जो कॉलोनियल एनवायरमेंट, कॉलोनियल एरा में लिखे गए थे गजीटियर, उनसे हम्म जानने की कोशिश करी कि वहाँ क्या क्या बदलाव हुए हैं और जो हमारे पारंपरिक व्यवसाय हैं हम्म नर्मदा नदी की, उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। एक्चुअली ये जो आपने ये टॉपिक जो चुना है, ये आपके माइंड में ये टॉपिक कहाँ से आया, मतलब ये आइडिया कहाँ से आया आपको इस टॉपिक के बारे में? अ, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि मैं जबलपुर से हूँ और हम्म जब मैंने छोटेपन में देखा था नर्मदा जी को, तो वहाँ हम लोग अमावस्या या पूर्णिमा के दिन हम लोग स्नान या करने जाते थे और ओके। बहुत सुंदर एक वातावरण होता था, हम्म जिसमें नदी की भी सफाई में बहुत फर्क था अभी के समय से। और हाँ अब जब मैं देखती जा रही हूँ तो नदी सूखती जा रही है, उनके हरे भरे घाट में बिल्डिंगें आती जा रही हैं, जो पहाड़ हाँ या पर्वत थे वो चूर चूर होते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत चिंतनीय विषय है। तो जो ये या राइट। प्राकृतिक वातावरण में जो बदलाव हो रहे हैं, मैं हाँ एक हाँ आर्किटेक्ट हूँ और लैंडस्केप आर्किटेक्ट भी हूँ साथ में। तो या ये मैंने सोचा इसका जरूर ना कुछ ना क्या कारण है, और अगर एज अ आर्किटेक्ट कुछ सॉल्यूशन या स्ट्रैटेजी दी जा सकती है राइट तो राइट। बहुत ही अच्छा होगा। और इसके सोच के चलते चलते जब मैंने पढ़ना चालू किया तो बहुत सारे विषयों पे लोगों ने काम कर चुका था, उनके प्राकृतिक सौंदर्य, जियोलॉजी और हम्म सॉइल्स के ऊपर अलग अलग। पर किसी भी शोधकर्ता ने वहाँ के पारंपरिक व्यवसाय और जनजातियों के बारे में बात नहीं की थी। ऐसा फिर मैंने इस बात से आगे बढ़कर इस विषय के बारे में जानना चालू किया। ओके, बहुत अच्छा लगा, मतलब आपने ये जो रिसर्च की, आप जो बात कर रहे थे, तो सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा जो कॉन्वर्सेशन है वो। तो आपका ये इसका क्या उपयोग है, आपका ये टॉपिक का? देखिए, अभी अगर हम देखा जाए तो भारतवर्ष में दो समस्याएं हैं जो कि हम्म। एकदम, जिनका आप किसी भी शहर में रहते हो और किसी भी जगह में रहते हो, इनका सामना हमें करना पड़ेगा। एक राइट तो पानी की समस्या राइट और दूसरी व्यवसाय या रोजगार की समस्या। सो राइट पानी के बिना तो सर्वाइवल नहीं है। और जैसे राइट हम देखते जा रहे हैं कि पहले हम नदियों के जल को ऐसे ही पी लेते थे, लेकिन अब राइट उसमें हमें झाग भी दिख रहा है, उसका बीओडी भी बढ़ा हुआ है, राइट उसमें फीकल कंटेंट भी है।
जो कि उसको एकदम टॉक्सिक बना देता है। इसलिए मतलब अब मतलब तो ये एक तो ये रीजन है कि अब राइट, हमें बहुत ही तुरंत में कुछ कदम उठाने चाहिए जिससे नदियों का फर्दर डिग्रेडेशन या नुकसान ना हो। सो जैसे कई पुराने इसमें किताबों में लिखा गया है, नदियों को वन पुत्री। तो राइट। भारत में दो तरह की नदियां होती है, एक हिमपुत्री जो हुँ, गंगा है जी है, यमुना जी है, और दूसरी ओके। वनपुत्री। वनपुत्री जैसे हमारी नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, हुँ, जो हुँ, कि वन वन के उससे होते हुए, क्योंकि इतना उनको जन्म देता है, जो वो पानी सोखते हैं ये वन हमारे, ओके। उससे ये नदियां जन्म लेती है। तो अब ओ जैसे जैसे हमारे पहाड़ों में जल स्तर हुँ, हुँ, ये सोखने की क्षमता घटती जा रही है, हुँ, हमारी हुँ, नदियों में बहाव भी कम होता जा रहा है। सो या तो राइट। आपको बारिश में वो सिर्फ बाढ़ करती दिखेगी, हुँ, और हुँ, बाकी समय उनमें सूखा नजर आएगा, जो कि बहुत ही चिंतनीय है, क्योंकि पानी की समस्या बहुत विकराल है, और आप कितने भी बड़े ओहदे में हो या कितने भी छोटे ओहदे में हो, बिना हुँ, पानी के कोई जी नहीं सकता। राइट, सो एग्ज़ैक्टली। या घाट वगैरह तो बताना बहुत ही अच्छी बात है। हुँ, और दूसरी चीज मैंने जब ये पढ़ा तो वन और नदियों का तो संबंध है, इसके हुँ, अलावा ये भी मैंने जाना कि जितने अच्छे वन थे, वहाँ हुँ, लोगों के पास उतना सर्वाइवल का या जीवन यापन के हुँ, साधन उपलब्ध थे। ये ओके। मेरी रिसर्च से मुझे पता चला कि उतने तरह के पारंपरिक व्यवसाय थे, और जैसे भी डिग्रेड हुआ हुँ, वातावरण या जंगल कटे, तो उनसे जुड़ी जो जनजातियां थी, जो हुँ, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में थी, लिप्त हुँ, थी, हुँ, उनका भी बहुत नुकसान हुआ। ओ ओके। तो अभी आपने कौन से स्तर पर हिस्टोरिक लैंडस्केप नर्मदा नदी का बदल गया है अभी? अ, देखिए, जो मैंने स्टडी किया, मतलब जब भी आप मेघदूत पढ़ते हैं, ओके, तो नर्मदा के जन्मस्थल को आम्रकूट कहा गया, यानी आम के जंगलों से भरी हुई नदी जो निकलती थी। ओके। और हुँ, बहुत सारे अन्य भी डॉक्यूमेंट्स में वो घने जंगलों का जिक्र है, जैसे ग्वारी घाट में भी जंगल होता था। और ओके। अगर आप टोपो शीट वगैरह उठाए, तो ये मैंने एक स्टडी तो करी जो अति ऐतिहासिक किताबें थी, उनसे क्या क्या वर्णन मिलता है नर्मदा जी का, वो पता किया। दूसरे लेवल पे क्या क्या चेंजेस हुए, तो उत्सर की किताब इस बात पे इंगित करती है हुँ, कि हुँ, कैसे जब ये मराठा इन्वेशन हुआ, तो ओके। उन्हें खेती युक्त भूमि की आवश्यकता थी, तो हुँ, हुँ, उन्होंने जंगलों को काट करके हुँ, हुँ, नए खेत बनाए। ओके, ओके, और इन खेतों, मतलब ये फिर सिलसिला चलता रहा। उनके ओके। जाने के बाद जब भी अंग्रेजों का शासन हुआ, तो हुँ, उन्होंने इस और भी उनके तो नीड और बढ़ गई। हुँ, उनको हुँ, रेलवे के लिए भी टिप्पर चाहिए था, और हुँ, बहुत सारे ओके। अगेन बहुत सारा और भी रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ से साल का वो जंगलों में उगाया गया, हुँ, और हुँ, बाकी वृक्षों की उपयोगिता को कम समझा गया, तो जिसको सिल्वी कल्चर कहते हैं। तो सिल्वी ओके, कल्चर का प्रमोशन हुआ कि जिन जिन औषधियों के बारे में वो जानते नहीं थे, या जिन वृक्षों की उपयोगिता के बारे में जानते नहीं थे, ओके, उनको उन्होंने कम उपयोगी समझकर उनको हटवाने की ओर जोर दिया, और ज्यादा से ज्यादा टीक के जंगलों का हुँ, हुँ, फैलाव करने की वो रखी। सो एक मराठा, फिर उसके बाद मुगल्स, ओके। फिर ब्रिटिशर्स, हुँ, ये हुँ, हुँ, तीनों का ही काफी नुकसानदायक प्रभाव रहा है यहाँ के पर्यावरण के ऊपर। ओके, मतलब जैसे, क्योंकि धीमे धीमे जंगल दर बदर कम होते गए। यहाँ ओके, पे जो मतलब जैसे हमारे गजेटियर बताते हैं यार, कि जो सबसे पुराने असली जो जनजातियां थी, वो हुँ, हुँ, गोंड, बैगा, भील, किरीत और अन्य प्रकार की ओके, जनजातियां थी, जिनको जंगलों के साथ रहना आता था। और
जिन जो जंगलों में गुजर बसर कर लेते थे, उनमें उनके सभी औषधीय फलों की जानकारी रखते थे और हुँ। उनके ऊपर उनका सर्वाइवल था। सो जैसे यहाँ पे खुद के बुनकर, खुद के खिलौने बनाने वाले या खेतों के चक्के बनाने वाले, ऐसे बहुत सारे यूनिक व्यवसाय यहाँ हर गांव-गांव थे। अब जैसे ही शहरीकरण के चलते उन्होंने सबने अपने व्यवसाय को कमतर समझा और ओके, बढ़ते गए तो वो लेबर के तौर पे या एक फिक्स आमदनी के तौर पे। ओके। और मतलब जब भारत आजाद हुआ तो हुँ, हम लोगों ने सोचा मॉडर्नाइजेशन इज द ओनली वे, या जैसे नेहरू जी ने कहा कि डैम्स आर दी न्यू टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो राइट, उन्होंने राइट। हाँ, डैम्स डैम्स की उपाधि मंदिरों के रूप में कर दी कि जिसमें नदियों के बहाव को जरूरी था रोकना ओके, उन्नति के लिए। ऐसा ऐसी नीड को उन्होंने एम्फसाइज किया कि बिना नदियों के बहाव के चलते ये पॉसिबल नहीं है। सो विच इज अब दुनिया इसको जान चुकी है कि इफ यू वांट टू किल अ रिवर, अगर आपको रिवर को खत्म करना है तो आप उसकी डैमिंग करिए या उसकी एज को हार्डनिंग करिए। सो राइट। हाँ, हाँ। हमने इसी होड़ के चलते नदी के बहाव को घड़ी घड़ी रोका और उनकी प्रकृति जो उसमें बसर करने वाले प्राणी थे, जल में रहने वाले प्राणी जो इधर से ऊपर से नीचे तक या उसके बहाव के जो कनेक्टेड थे, हुँ, उनका भी मार्ग अवरुद्ध किया। ओके। सो तो लास्ट और जो सबसे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ, ये जो अब मॉडर्नाइजेशन की होड़ लगी है, शहरों को बड़ा करना है। और राइट, दूसरी चीज, बाहरी जमीन से हमें सिर्फ खेती समझ में आ रही है राइट। और हमने, हाँ, हमने एक ठप्पा लगा दिया इन जनजातियों के ऊपर कि इनको कुछ आता नहीं। हालांकि इनको बहुत कुछ आता था और इन्होंने इतने सालों तक उस पर्यावरण को बहुत संभाल के रखा था और वो खुश भी थे, मतलब अपना और अलग अलग तरह की उनकी कलाएं, मतलब उन्होंने अपने ही ट्रेडिशनल इंडिजिनस ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम डेवलप करके रखे थे। किसी भी चीज के जैसे हर थोड़े क्षेत्र में हुँ, बुनकर हुँ, मिलते थे या हुँ, हुँ, कपड़ों में टाई करने वाले मिलते थे। ओके। तो तो अभी हाँ, ये मतलब बदलाव तो मतलब अगर देखा जाए तो अगर फॉरेस्ट का एरिया देखा जाए तो अभी 10% भी नहीं है जो ब्रिटिश एरा के समय था। तो जंगलों के जगह जगह कटाव हो चुके हैं, उतना भी नहीं। वो जो बची कुची पहाड़ियां थी उनको भी कॉरी और माइनिंग के जरिए हुँ, गिट्टी हुँ, में कन्वर्ट किया जा रहा है, ओके, जो कि बहुत ही शोचनीय है। और ओके। उस और इससे वहां पे रहने वाले लोगों का कोई फायदा भी नहीं है। तो हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो साझारी जनसंख्या थी जिनके ये घर थे जंगल, वो अब हुँ, जा रहे हैं शहरों में बिना हुँ, घर के राइट, और छोटे राइट। मोटे कामों में कुछ दिन की मजदूरी करते हैं और बाकी दिन भिक्के कोई सोते हैं। हुँ, 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 हुँ। हाँ, आपसे तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आपकी ये जो रिसर्च आपने जो की है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके जो आपने जिस टॉपिक पे रिसर्च की है, वो सुनने में भी अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे आप जबलपुर से हैं और जब मैं नर्मदा परिक्रमा में था, तो मैं जब जबलपुर गया था, एक बहुत अच्छी सिटी है जबलपुर बहुत बड़ी सिटी है। फर्स्ट टाइम ही मैं गया था उधर, तो जब मैं एक जगह चल रहा था तब मुझे सुबह मॉर्निंग का टाइम था 6:30 तो उधर कुछ 3 लोग एक्सरसाइज को जा रहे थे, तो जब मुझे उधर मिले थे, तो उन्होंने हमें बुलाया था, तो ब्रेकफ़ास्ट भी दिया था उधर वो टाइम पे। तो बहुत प्यारे लोग हैं जबलपुर पे मैं जब उधर गया था, तो बहुत अच्छे लोग थे उधर जबलपुर के। जब मैं नर्मदा परिक्रमा में था, बहुत प्यार मिला था हमें जबलपुर के लोगों का। तो बहुत अच्छा लगा था और जैसे मैं आपसे सुन रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है, जैसे आप इन्फॉर्मेशन दे रही है रिगार्डिंग आपके जो टॉपिक है, तो बहुत सारे लोगों को तो एक्चुअली नॉलेज तो मिल रहा होगा बहुत सारा, आशा करता हूँ आपके थ्रू। तो जो अगला क्वेश्चन है मेरा कि आपके स्टडी का मुख्य हाइलाइट क्या है?
इसका? देखिए, जब भी मैंने पता करना चालू किया, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा मालूम नहीं था शुरुआत में कि ऐसी भी कुछ रिसर्च हो सकती है, क्योंकि आप जब पीएचडी का रिसर्च लेते हैं तो एक किसी स्पेसिफिक के एस्पेक्ट पे कर सकते हैं, क्योंकि नदी तो इतनी बृहद है और उनमें इतनी सारी चीज मतलब गुण है कि किस चीज की आप बातें करो वो कम है। तो राइट। एक स्पेसिफिक एरिया, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी जैसा कि अपन देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, और बहुत दुख एग्ज़ैक्टली। होता है जब भी लोग उसके रोजी रोटी के लिए दूर दूर अपना घर छोड़ के हजारों राइट, किलोमीटर चलते जाते हैं। तो हमें राइट। लगता है कि हम इतने सभ्य हो गए, लेकिन हमने कैसा समाज बनाया है कि आधे एग्ज़ैक्टली। भाइयों के पास बहनों के पास खाने को भी नहीं है। राइट। एंड क्या ये हमेशा से था? तो ये एक मेरे मन में सवाल था कि क्या ये जरूरी है? मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट, हुँ, ये क्या एक दूसरे से जुड़े हैं? हुँ, हुँ। क्या बिना मॉडर्नाइजेशन एक्चुअली लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, या मतलब डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट? हुँ, हुँ, हुँ। तो इस विषय के साथ में चालू किया, तो मुझे ज्यादातर तो अब तो लोग सब शहरों में कोई वेल्डिंग करते दिखता है, कोई मिस्त्री होता है, कोई कुछ होता है। पर एग्ज़ैक्टली। हमारे पास हुँ, पुराने के जैसे जैसे पुराने समय में जो जानकार या व्यवसाय वाले थे, पारंपरिक व्यवसाय वाले, वैसे अब नहीं मिलते, जो हुँ, इतना मजबूत या तो मतलब मिट्टी में कई प्रकार की कलाकृतियां बना लेते, या हुँ, लकड़ियों में ही इतना ज्ञान था कि किस लकड़ी से हल बनना है, किस लकड़ी से खिलौना बनना है, हुँ, उसमें हुँ, क्या क्या लाख से कैसे सजाया जा सकता है। हुँ, हुँ। ऐसे बहुत सारे, मुझे कम से कम 135 पुराने 135 प्रकार के रोजगार मिले। हुँ, सो हुँ। उसमें मतलब जैसे कहें, जो माहेश्वरी के जो बुनकर हैं, या ओके। बाग के जो ब्लॉक प्रिंटिंग या डाई का काम करते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। और टसर सिल्क पे जो काम करते हैं, टसर एक तरीके का कीड़ा, टसर मौत एक तरीके का हुँ, मौत हुँ। होता है, और मध्य प्रदेश के लोग ये वाला कपड़ा बहुत पहनते हैं। ओके। इवन जो कोसा का एक कपड़ा होता है, सो ऐसे बहुत सारे हर क्षेत्र की हुँ, खुद की एक बुनाई का छाप थी, और एक बुनाई का कला थी जो ओके। हर जगह बदलती है। जैसे माहेश्वर में एक धागा सिल्क का और एक धागा कॉटन का लिया जाता है, तो वो अलग ही माहेश्वरी कपड़ा उसकी पहचान है। सो ओके। ऐसे ही जो बुनकर की कला थी, ये भी गांव गांव फैली थी। तो मेरे शुरू तो मैं एक दो से वो करने गई थी, और मुझे 135 के ऊपर अलग अलग तरह के व्यवसाय के बारे में ज्ञात हुआ। यानी हर अगर शहरों के जोड़े जाएं, जितने भी उनके जिले हैं, नर्मदा जो बेसिन पड़ता है उसमें 27 जिले आते हैं। हुँ, हुँ। तो या तो जो पूरे भाग वाटरशेड के हिस्से हैं, या तो आधे तरीके से वाटरशेड का हिस्सा है। सो इनको जब इनकी गेजेटियर के थ्रू इनके पुराने व्यवसाय निकाले गए, ओके। तो 135 के ऊपर आए, जिसमें कई प्रकार के हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज निकल हुँ, कर आई। तो यानी ओके। जब हर आदमी अपना खुद का व्यवसाय कर रहा था, जैसे बेलदार है जो पत्थरों के ऊपर शिल्प कला हुँ, उकेरने की काबिलियत रखते हैं। बहुत सारे जगह ऐसे ऐसे आर्टिस्ट मिले बैगा में, गोंड में, ओके। जो अति खूबसूरत और अकल्पनीय काष्ठ कला कर सकते हैं। ओके। देन ढोकरा आर्ट एक कला है, जिसमें आप रॉट आयरन से अलग अलग प्रकार के प्रजाति के लोग वो कास्टिंग करते हैं। सो हुँ, हुँ। ढोकरा के लोग, सो ढोकरा इज अनदर आर्ट ऑफ दिस एरिया, ढोकला। इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मतलब ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स आइडेंटिफाई कर पाए, जो कि हुँ, अपने लिए ही सोच का विषय है, जिनकी अगर अभी इन आर्टिस्ट को अगर कोई अगर प्लेटफॉर्म मिले, तो ये बहुत मतलब दे विल अर्न अ लॉट। पर अभी इनको डेली रोजगार की बहुत ही जरूरत है। जैसे एक गांव है पांडावड़ करके, बुधनी के पास, होशंगाबाद के पास।
ओके। तो वहाँ पे जो परिवार है, वो हुँ, लोग ओझा करके होते हैं, ओझा बोलते हैं वो लोग सभी अपने आप को। हुँ, हुँ, तो ये लोग दोना पत्तल और बांस के शिल्प बनाते हैं। तो ओके, अब दोना पत्तल में तो कोई खाता नहीं, और ये लोग जंगल भी इतने कम हो गए कि उनको कभी पत्तियां भी उतनी भरपूर नहीं मिल पाती। ओके, तो इस तरह की इनकी बहुत सारी समस्या है। सभी लोग को स्टाइरोफोम पसंद है, लेकिन कोई भी ये दोना पत्तलों, इवन अब क्योंकि मिट्टी के घर भी बनना बंद हो गए, तो राइट। बहुत सारी चीजें जो वो बनाते थे बांस की, हुँ, बांस के पार्टीशन, बांस की जाली, वो सब अब बिकना भी बंद हो गए हैं। तो वो मात्र 15 घरों में एक दो घर ऐसे थे जिसके पास वो अभी भी मिलता है। नहीं तो पहले जैसे हर जगह मिट्टी के घर थे जिनका अपना ही शिल्प था, एक तरीका था जिससे वो बारिश से बच सकते थे। ओके, तो उसके लिए भी वो कुछ योजनाएं करते थे या कुछ बनाते थे। वो सारी चीजों का अब कोई उपयोगिता ही नहीं रह गई, क्योंकि सबके घर बनाने के साधन बदल गए, डिजाइन बदल गए। राइट। और सबको एस्पिरेशन भी है कि मेरा भी एक कंक्रीट का घर सुंदर सा हाँ, बने, जैसा शहर में देखा है। राइट, राइट। तो वो उनमें अपने खुद के व्यवसाय के लिए कोई जैसा मैंने पाया कि सम्मान नहीं है, और दूसरी कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको उससे जुड़ नहीं पाते। हुँ, हुँ, और दूसरी बात, सपोज मैं यहाँ भोपाल में हूँ, तो अभी मुझे दोना पत्तल मिलना है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ओके, क्योंकि वो कहाँ जंगलों में उनका बसाहट है, तो वो ओके। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हुँ, हुँ, तो वो उनका मार्केट से या इनसे बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे गांव में बच गए हैं, या तो अब पलायन करते जा रहे हैं अच्छे भविष्य के लिए, उनके अपने बच्चों के लिए। उनको ओके। लगता है कि शहरों में उनको वो मिल जाएगा, जहाँ पे उनके बच्चे अंग्रेजी सीख पाएंगे, या उनको एक अच्छा मार्केट मिल पाएगा, इसलिए अब सब शहरों में जाना चाहते हैं। हाँ, वो तो है मतलब सबको अभी एम्प्लॉयमेंट है, सबको सिटी में आना है, उनके जो रोज़गार है, जो आप जो जानकारी दे रहे हैं बहुत ही अच्छी है, जो मुझे मिल रही है अभी आपके थ्रू। अभी इसके आगे का रास्ता क्या है? इसके आगे का रास्ता है कि जैसे मैंने मात्र मुझे 135 तो पूरे बेसिन में मिले आई, और जब मैंने फिर दो जिलों की अ, हुँ, और गहराई से शोध करना चालू किया, बड़वानी और होशंगाबाद। हुँ, 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 तो बड़वानी में तो बहुत ही भयावह स्थिति मिली, जहाँ जो ऊपरी इलाके हैं, जो सतपुड़ा के जंगल हैं, जो भील है, हाँ, वहाँ हाँ, जंगल जितने बुरी तरीके से गए हैं, वो सबसे मतलब होशंगाबाद में तो फिर भी हुँ, जंगल बचे हुए हैं पचमढ़ी की वजह से। हुँ, हुँ, बाकी बड़वानी में जो एरिड फॉरेस्ट है, ओके। उसका तो बहुत ही नुकसान हुआ है। हुँ, 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 लोगों ने किया है या जिसने भी किया है, पर जब आप नक्शे देखते हैं ब्रिटिश एरा के और अभी के, तो सारे जंगल गायब हैं। हुँ, हुँ, और हुँ, जंगलों, वहाँ पे भील प्रजाति का है, भील भिलाला, ये उनका क्षेत्र है। हुँ, तो हुँ, हुँ, ये लोग ज्यादातर जंगलों में गुजर बसर करने वाले हैं, और हुँ, अभी मुझे जितने भी मिले वहाँ पे, हुँ, हुँ, जब भी मैंने सर्वे किया तो पाया हुँ, सभी को, या तो वो लोग पलायन करते हैं आधे साल में हुँ, हुँ, खेती के मजदूर बनने के लिए, हुँ, हुँ, और हुँ, जंगल तो बहुत ही कम हो चुके हैं। ओके। तो एक मुझे और चीज पता चली जब भी कर रही थी मैं, हुँ, निकुंज वन, तो हुँ, जो यहाँ पे या सेक्रेड ग्रोव कहते हैं, तो ओके। बड़वानी में ही कम से कम 15 सेक्रेड ग्रोव मिली, जो कि अब भी खतरे के हैं। बाकी सारा जंगल तो खत्म हो गया, पर अब ओके। ये कुछ अंश बचे हैं, पर हुँ, इनको लोगों ने बचा के रखा था। हुँ, हुँ, अम, तो यही, और दूसरा जिला जो मैंने जिसके बारे में जानकारी या समझने की कोशिश की, वो होशंगाबाद जिला है। तो ओके। वहाँ भी मुझे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यवसाय मिले। ओके। जब मैंने गजेटियर पढ़ा तो उसमें वहाँ पे लिखा था वॉकिंग स्टिक मेकर, या क्ले की सिगार, जो पहले क्ले की सिगार चलती थी मिट्टी की, ओके। लोग हाँ, हाँ। वो बना करके थी। और पचमढ़ी के वॉकिंग स्टिक्स बहुत फेमस थे पूरे इंडिया में।
अब जैसे प्लास्टिक के लोग स्टिक्स यूज करते हैं, पहले एक समय एक एज के बाद लोग एक सुंदर नक्काशी वाली सहारे की लाठी लेकर चला करते थे, तो वो वहां की बहुत फेमस थी। ऐसे ओके। ही बहुत वहां पे मिट्टी के भी खूबसूरत मूर्तियां बहुत अच्छी शिल्पकला की बनाई जाती है। ओके। और होशंगाबाद में क्योंकि जंगल बचे हुए हैं तो बहुत कुछ देखने को भी मिला। जैसे दोना पत्तल वाले की एक कम्युनिटी वहीं पे मिली पांडावड़ में, तो 8-10 परिवार है, तो छोटा सा टोला है जो आज भी बनाते हैं। गारमेंट फैक्ट्री में लेबर का काम करते हैं, आसपास वहां पे खूब आ गई है गारमेंट फैक्ट्री, वर्धमान की है, ट्राइडेंट की है। पर उसमें भी उन्होंने बताया कैसे परिवार की सदस्यों की आंख की रोशनी कम होती जा रही है ओके। क्योंकि केमिकल्स का ओवर एक्सपोजर हो रहा है। ओके। और दूसरा है जो बड़वानी में, बड़वानी में पहले जो सूत काटते हैं, तो ये एक बहुत ड्राई रीजन है। तो और यहाँ कॉटन की भी ब्रिटिशर्स ने यहाँ काफी कॉटन फार्मिंग को भी जोर दिया था, क्योंकि कॉटन एक ऐसी चीज है, एक तो इंडिया के क्लाइमेट में बहुत अच्छे से हो जाता है, और दूसरी पूरी विदेश दुनिया को कपड़े के लिए भी एक अच्छा साधन है। तो बाकी भारत में काफी एरिया क्लियर करके, जैसे विदर्भ में भी, इवन विदर्भ में भी आपको ये फिनोमेना देखने मिलेगा कि वहाँ के भी जंगलों और जो नेटिव मिलेट फार्मिंग होती थी या कोंदो कुटकी को लोग उगाते थे, उसकी ओके। जगह लोगों ने कॉटन की ग्रोथ को प्रमोट करा, क्योंकि जिससे कपड़ा बन सके। तो एक समय था जब बड़वानी में हर घर में लोग सूत काटते थे ओके। और अपना मतलब बुनाई बुनाई करके फिर अपना इवन जैसे गांधी जी ने भी उसी समय दिया था कि आप आत्मनिर्भर बनो, अपना सूट खुद काटो राइट। काटो। हाँ, तो हाँ। ये वाली एक कम्युनिटी थी। अभी जब मैं गई तो वहाँ कॉटन तो बहुत उग रहा है, कॉटन तो अब और भी जबरदस्त उग रहा है, क्योंकि ये कॉटन की वैरायटी ही चेंज कर दी है। ओके। अब वो बीटी कॉटन उगा रहे हैं, तो जैसे पहले कॉटन के वृक्ष होते थे जो एक ही, अब वो ऐसा कॉटन उगाते हैं जो खूब सारा फूल देता है और उसमें खूब सारे इंसेक्टिसाइड भी लगते हैं। ओके। तो वो अल्टीमेटली बहकर नदी को ही पल्यूट करते हैं। और दूसरी चीज, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी गिनी की फैक्ट्री बन गई है, जो ओके। कॉटन गिनी की फैक्ट्री। तो एक गिनी की फैक्ट्री इतना टन कॉटन को प्रोसेस करता है जितना कई सारे हाथ नहीं कर सकते। ओके। तो अब उस हाथ हाथ की काटी हुई अ, उसका कोई मोल भी नहीं रह गया है, ओके। हाँ। क्योंकि अब वो कोई खरीदार नहीं है और बड़ी बड़ी कॉटन गिन्स है। तो इधर पे भी लोगों के व्यवसाय छिन गए। तो पहले जंगल छिना, फिर उनसे छोटे छोटे रोजगार भी ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने गायब कर दिए। ओके। ओके। तो जैसे आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है हमें, जो आपने ये टॉपिक्स जो स्टडी की है, तो उसके लिए मैं बहुत थैंक यू आपसे कहता हूँ। जो हमारे साथ जो सोनल तिवारी जी है, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन है, उनका जो स्टडी है, उसके रिगार्डिंग जो शेयर किया है नॉलेज, तो थैंक यू सो मच सोनल तिवारी जी। आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। होपफुली नेक्स्ट टाइम भी आपके थ्रू हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपने तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की अभी हमारे साथ। तो आशा करता हूँ आपसे अगले बिल्कुल। बार भी बात होगी मेरी रिगार्डिंग नर्मदा हाँ, परिक्रमा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने जाना कि जंगल है तो व्यवसाय है, और राइट। व्यवसाय है तो जीवन है। तो राइट। अगर सिर्फ नर्मदा नदी को जीवंत करना है तो हमें वहाँ के जंगल, उनके राइट। पहाड़ों का संरक्षण करना पड़ेगा। जो या। विंध्य है और जो सतपुड़ा है, राइट। उसमें मेहनत करके फिर से जंगल लगाने हैं, क्योंकि वो खुद से नहीं आएंगे जब तक हम उनको उगाएंगे नहीं। और ना केवल हम नदी में जल वापस लेकर आ पाएंगे, बल्कि हजारों लोग जो हम लोग उन पे निर्भर हैं, जो हम जंगलों से असीमित संसाधन यूज करते हैं जिसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। हमारी लाख की चूड़ियां, जो हम राइट। हनी खाते हैं घरों में, जो सिल्क का कपड़ा पहनते हैं या कोसे का कपड़ा पहनते हैं, या हाँ। अ, वो
अनंत मतलब या जो नेचुरल डाइज इस्तेमाल होते हैं, हर्रा बहेड़ा, ये सब हमारे कपड़ों के रंगों की प्रक्रिया में इस्तेमाल होते हैं। जो रेश ये सब हमें जंगल से आता है, खाद्य पदार्थों के भी अलावा। तो जंगल असीमित स्रोतों के दाता है। तो अगर हमने उनको बचा लिया तो शायद हम पलायन भी रोक पाएंगे और एक कुछ एग्ज़ैक्टली। लोगों को बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ एटलीस्ट इंश्योर कर सकते हैं। अगर हमारे लाइवलीहुड और फॉरेस्ट कंजर्वेशन और रिवर कंजर्वेशन ये तीनों साथ में चलेंगे तो बहुत अच्छी पॉलिसी भी हम निकाल सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद अमित जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने जानकारी शेयर करके और एक ये प्लेटफॉर्म देने या या थैंक यू सो मच के लिए। सोनल। आपका बहुत धन्यवाद। या थैंक यू सो मच सोनल तिवारी जी बात करने के लिए।